हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गौरव गोयल। तो पिछले लेक्चर में हमने देख लिया था अपनी ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में, कुछ टर्म्स हमने जाने थे, स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स के बारे में हमने कुछ चीज जानी थी। आज हम हेलो अल्केन और हेलो एरीन में कुछ टर्म्स और पढ़ेंगे जो हमने पिछले लेक्चर में कवर नहीं कर पाए थे। तो पहला टर्म हम समझते हैं, इसको डिफाइन करते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी को। बेसिकली लास्ट लेक्चर में हमने देखा था उसको, ऑप्टिकल एक्टिविटी बेसिकली होती क्या है कि एक्टिव कंपाउंड्स, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स के बारे में हमने जाना था। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हमारे कैसे होते हैं, जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्या कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं। और अगर राइट हैंड साइड को रोटेट करते हैं, मतलब क्लॉकवाइज अगर रोटेट करते हैं, तो उनको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं, मतलब प्लस साइन से हम उसको नवाजते हैं या फिर स्मॉल डी से। अगर वो लेफ्ट हैंड साइड मतलब एंटी क्लॉकवाइज को रोटेट करते हैं तो वो लीवो रोटेटरी कहलाते हैं, उनको हम स्मॉल एल और माइनस साइन से नवाजते हैं। इतनी सी बात आपको समझ में आई थी। अब हम देखते हैं ऑप्टिकली एक्टिविटी को बेसिकली डिफाइन कैसे करते हैं। ऑप्टिकली एक्टिविटी देखो, प्लेन पोलराइज लाइट प्रोड्यूस्ड बाय, प्लेन पोलराइज लाइट जो होती है बेसिकली, जो लाइट है हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का कॉम्बिनेशन होती है। अब जब हम कोई, जैसे निकोल ने हमारे एक प्रिज्म बनाया था जिससे अगर ऑर्डिनरी लाइट जो जा रही है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो कॉम्बिनेशन जा रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जा रही हैं, तो उसमें से इलेक्ट्रिक अलग हो जाएगी और मैग्नेटिक अलग हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं पोलराइज लाइट, वो हो जाती है पोलराइज्ड। अब पोलराइज लाइट को, अब देखो क्या होता है, व्हेन प्लेन पोलराइज लाइट प्रोड्यूस्ड बाय अ निकोल प्रिज्म इज रोटेटेड, व्हेन लाइट रोटेट हो रही है, कंपाउंड नहीं, इज रोटेटेड व्हेन इट इज पास्ड थ्रू सॉल्यूशन, जब हम उसको सॉल्यूशन से पास कर देते हैं कोई, बाय सर्टेन कंपाउंड्स, उसमें कुछ कंपाउंड्स होते हैं। सॉल्यूशन किससे बना होता है, कंपाउंड से, मॉलिक्यूल से। तो वो कंपाउंड जो वो मॉलिक्यूल आर ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, अगर ऑप्टिकली एक्टिव वो मॉलिक्यूल होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव जो कंपाउंड होंगे, वो ही प्लेन पोलराइज लाइट को डेक्स्ट्रो रोटेट करेंगे या फिर लीवो रोटेट करेंगे। तो ये हमारी ऑप्टिकली एक्टिविटी की डेफिनेशन है। एक बार फिर से देखो, प्लेन पोलराइज लाइट produced by passing Nicol prism is rotated where it is passed through solution by certain compounds. Such compounds are called optically active compounds, और इन्हीं को हम बोल देते हैं बेसिकली जो कायरल कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, एसिमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं, वही हमारी ऑप्टिकली एक्टिव मोस्टली कंपाउंड्स होते हैं। हम आगे देखते हैं, इसको नोट करो इस डेफिनेशन को। तो यहां आप देखते हैं टर्म रिटेंशन एंड इन्वर्जन। रिटेंशन बेसिकली क्या होता है और इन्वर्जन क्या होता है, एक एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे कि हमने ये बनाया एग्जांपल, ठीक है, तो अब यहां पर 1 2 3 4, ठीक है, यहां पर हम समझ सकते हैं कि 2 हेलो ब्यूटेन टाइप का एग्जांपल है, 2 हेलो ब्यूटेन, ठीक है, 4 कार्बन है हमारे और 2 पे हमारा हेलोजन लगा है। अब इसको देखते हैं हम बेसिकली, देखो अगर हम इसकी बात करें तो अगर इसको हम Y से ट्रीट करा रहे हैं, ये सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है और Y से हम ट्रीट करा रहे हैं, ठीक है, और ये हमारा कोई न्यूक्लियोफाइल है, Y से हम ट्रीट करा रहे हैं और ये हमारा X निकल गया, X हमारा क्या हो गया, निकल गया, क्लियर, Y जुड़ गया। तो ये एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे जुड़ा है जो है, ठीक है, एग्जैक्टली X हट गया और Y जुड़ गया, ठीक है, डिट्टो कॉपी। तो ये जो प्रोडक्ट कहलाता है, जो डिट्टो बनेगा, केवल एलिमेंट हमारा चेंज हो रहा है या मॉलिक्यूल चेंज हो रहा, तो उस प्रोडक्ट को हम बोल देते हैं रिटेंशन। ये क्या बन गया, रिटेंशन। ए जो प्रोडक्ट बना है वो हमारा क्या हो गया, रिटेंशन शो कर रहा है, मतलब एग्जैक्टली केवल उसका सब्स्टिट्यूशन हुआ, दैट्स इट, कोई स्टीरियो भी चेंज नहीं हुआ, क्लियर। अब यहीं पर अगर हम बात करते हैं कि Y का एडिशन हुआ, यहां पर Y ऐड हुआ और X निकला। अब यहां पर जो Y निकला उसने पीछे से अटैक किया, पीछे से अटैक किया, तो इसका जो प्रोडक्ट बना जस्ट इन्वर्ट बना, तो इस प्रोडक्ट को हम बोल देते हैं इन्वर्जन। क्या बोल देंगे इस प्रोडक्ट को, इन्वर्जन, क्योंकि ये जस्ट उल्टा बना उसका, ठीक है, बैक साइड से इसका अटैक हुआ, जो कि हमने SN2 में देखा था, ठीक है। तो अब ये चीज देखो आप, ये बन गया हमारा इन्वर्जन। SN2 मैकेनिज्म जो शो कर रही थी वो बता रही थी इन्वर्जन को, और SN1 जो शो कर रही थी वो बता रही थी रिटेंशन को। ये हमने देखा था, SN1 में हमारा बन रहा था इंटरमीडिएट, while in SN2 we show a transition state in which bond making and bond breaking we show simultaneously, है ना। तो अब हम बात करते हैं जब हमारा इन्वर्जन और रिटेंशन, ये आपस में देखो जरा गौर से, दोनों प्रोडक्ट ए और बी को, ये आपस में क्या है, एनाइंशियोमर्स,
क्या है, मिरर इमेज है। क्या है ये, मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है हमारे, और ये ए और बी हमारे क्या हो गए, एनेंटियोमर्स। तो अब यहां पर एक फिनोमेना निकलता है जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जिसको हम बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर। क्लियर। तो अब रेसमिक मिक्सचर देखो कैसे बनाते हैं। रेसमिक मिक्सचर के लिए जरूरी है कि उसी कंपाउंड का एक हमारा, दोनों टाइप की मिरर इमेज हमने ले ली, दोनों मिरर इमेज वाले कंपाउंड ले लिए, एक डी और एक एल टाइप का, ठीक है। और जब हमने ले लिया तो उसका जब हम 50-50 रेशियो ले लेंगे, क्या ले लेंगे, 50-50 रेशियो, किस किस का, एनेंटियोमर्स का। वी टेक 50-50 रेशियो ऑफ एनेंटियोमर्स, देन वी फॉर्म ए रेसमिक मिक्सचर। इसमें बेसिकली क्या होता है कि ऑप्टिकली जो एक्टिविटी है वो खत्म हो जाती है, हमारे कैंसिल आउट हो जाते हैं। 50% डी है, 50% एल है, दोनों ने रोटेशन किया और वो हमारे क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया रोटेशन। क्लियर हो रही बात की नहीं। तो यहां पर आप देख सकते हो, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रेसमाइजेशन। रेसमिक मिक्सचर क्या है, दोनों एनेंटियोमर्स का 50-50 रेशियो हमने लिया, अब वो रोटेट ही नहीं हो रहा है ना, 50% हमारा डी का है, 50% एल का है, दोनों रोटेशन आपस में कैंसिल हो गए। अगर यहीं पर 60% अगर डी हो जाता और 40% एल हो जाता तो ओवरऑल किस पे पहुंच जाता, डी पे, है ना। तो यहां पर इक्वली रेशियो में हमें लेना है और दोनों का रोटेशन हमें कैंसिल आउट करना है, और वो कैंसिलेशन मिक्सचर इज कॉल्ड रेसमिक मिक्सचर, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज रेसमाइजेशन। इसको नोट कर सकते हो, इस फिगर को बना सकते हो, फिर आप डेफिनेशन लिखो रिटेंशन, इन्वर्जन और रेसमिक मिक्सचर, ठीक है, और रेसमाइजेशन की। इसको फटाफट नोट करो। अब यहां पर हम डेफिनेशन देखते हैं रिटेंशन और इन्वर्जन की। तो रिटेंशन बेसिकली क्या है, रिटेंशन इज अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स टू एसिमेट्रिक सेंटर। एसिमेट्रिक सेंटर की बात कर रहे थे, मतलब किराल कार्बन की बात कर रहे थे। केमिकल रिएक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब एग्जैक्टली सेम हमारा कंपाउंड रहेगा, बस क्या होगा सब्स्टिट्यूशन केवल होगा एलिमेंट का या कोई भी मॉलिक्यूल का। अगर हम इन्वर्जन की बात करेंगे तो इट इज अ इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन, वो इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन होगा ऑफ पेरेंट मॉलिक्यूल, ठीक है, या फिर रिटेंशन प्रोडक्ट। रिटेंशन प्रोडक्ट का हम एग्जैक्टली बोल सकते हैं, या फिर पेरेंट मॉलिक्यूल का सब्स्टिट्यूशन के साथ हम बोल सकते हैं इट इज अ इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन। इतनी सी बात आपको समझ में आई। अब यहीं पर अगर हम बात करते हैं इसकी रेसमाइजेशन की, इसको नोट कर सकते हो, रेसमिक मिक्सचर और रेसमाइजेशन। तो रेसमाइजेशन हमने अभी डिस्कस किया कि इट इज अ इक्वली 50-50 रेशियो मिक्सचर ऑफ रिटेंशन एंड इन्वर्जन प्रोडक्ट, ठीक है, ठीक है। तो हम बात करते हैं रेसमिक मिक्सचर की, किसकी बात करते हैं, रेसमिक मिक्सचर। तो रेसमिक मिक्सचर को हमने अभी क्या डिफाइन किया था, इट इज द रेशियो, इट इज द मिक्सचर ऑफ इक्वली proportion of retention and inverted product या inversion product in 50:50. So the rotation of D and L configuration is cancel out. Clear, वो cancel out हो जाएगा हमारा, clear. So the mixture is optically कैसा हो जाएगा, इनएक्टिव। कैसा हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा वो मिक्सचर। इतनी सी बात समझ में आई, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर हो जाएगा, फिर वो प्लेन पोलराइज लाइट को नहीं रोटेट कर पाएगा। इतनी सी बात समझ में आई। तो हमें ये चीज देखनी है। अब दिस फिनोमेना इज नोन एज रेसमिक मिक्सचर। दिस फिनोमेना इज नोन एज रेसमाइजेशन। इस फिनोमेना को हम क्या बोल देंगे, रेसमाइजेशन। द फॉर्मिंग ऑफ मिक्सचर ऑफ रेसमिक मिक्सचर इज नोन एज रेसमाइजेशन। तो हम इक्वली प्रोपोर्शन में हम देखेंगे इन्वर्जन, इन्वर्टेड प्रोडक्ट और
रिटेंटिव प्रोडक्ट, तो हम उसको एक एज अ रेसमिक मिक्सचर बना सकते हैं। और रेसमिक मिक्सचर का काम ये हो जाता है कि वो प्लेन पोलराइज लाइट को नहीं रोटेट कर पाता। इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी, फटाफट इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पर हम एक टर्म और समझते हैं, ये कभी कभी क्वेश्चंस में आ जाता है, बोर्ड के क्वेश्चंस में। अब SN1 और SN2 में डिफरेंशिएशन क्या है बेसिकली, हम उसको देखते हैं। तो पहला पॉइंट है फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। जो SN1 की हम बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ये फॉलो करता है। केमिकल काइनेटिक्स से में आपने ऑर्डर देख लिए होंगे। फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, जो कि हमारा SN2 फॉलो करता है। पहला पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सेकंड पॉइंट SN1 की अगर बात करें तो इसमें जो न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ है उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये कार्बोकैटाइन बनाता है, तो इसको हम मान लेते हैं। अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन बनाता है, इसमें अगर इंक्रीजेस हो रही है स्टेबिलिटी कार्बोकैटाइन की, तो ये SN1 को हमारा क्या करेगा, फेवर करेगा। इतनी सी बात समझ में आ रही। यहीं पर अगर हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रिक्वायर, तभी वो बॉन्ड ब्रेक कर पाएगा पिछले वाला जो बना है प्रीवियस। समझ में आ रही बात की नहीं? तो ये हमारा SN2 रिएक्शन में होता है। स्टेरिक हिंड्रेंस जितना कम होगा उतना वो बैक साइड से अटैक कर पाएगा, मतलब SN2 फेवर कर पाएगा। तो यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होना चाहिए, डिक्रीज। ये हमारी मल्टी स्टेप रिएक्शन है। पहले तो हमारा इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, फिर इंटरमीडिएट के बाद फिर अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का। ठीक है, यहां पर सिंपली साथ साथ होता है बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। तो इसको हम वन स्टेप रिएक्शन में कंसिडर कर लेते हैं। यहां पर हम रीअरेंजमेंट जो है SN1 में वो पॉसिबल होता है, यहां पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता है। यहां पर जो प्रोडक्ट है वो इन्वर्जन शो करता है। यहां पर कैसा करता है, हम लिख सकते हैं एक और, रिटेंशन प्रोडक्ट शो करता है। कैसा करता है, रिटेंशन प्रोडक्ट फेवर करता है। क्लियर, ये लिख सकते हो इन्वर्जन के साथ साथ रिटेंशन। यहां पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, यहां पे कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता है। यहां पे रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनता है SN1 में, आपको बताया था मैंने, रिएक्टिव कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट हमारा बनता है। यहां पर सब कुछ साथ साथ होता है, यहां ट्रांजिशन स्टेट बनती है लेकिन इंटरमीडिएट नहीं बनता है। एक बात का याद रखना, अगर एक इंटरमीडिएट बन रहा है तो उसके अगल बगल ट्रांजिशन स्टेट होती है, मोस्टली चांस होते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखना, ट्रांजिशन स्टेट पहले बनती है तब इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। इंटरमीडिएट बोल सकते हो एक टाइप का प्रोडक्ट है। अब वो डिपेंड करता है कि उसकी हाफ लाइफ कितनी है, या ज्यादा है या कम है, उसके बेसिस पे। जितनी ज्यादा हाफ लाइफ होती है मतलब वो प्रोडक्ट उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। इसको नोट कर सकते हो, ये बहुत बढ़िया चीजें हैं और ये ज्यादातर पूछी जाती हैं क्वेश्चंस में। अब हम देखो एक बार ये ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ के बेसिस पे हम समझते हैं, जैसे हमारा एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बेसिस पे ग्राफ है। ठीक है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बेसिस पे अब देखना यहां पर रिएक्शन किस तरीके से काम कर रही है। ठीक है, जैसे ये हमारा, हम बात करते हैं रिएक्टेंट हमारा है A। ठीक है, इसको R ले लो, रिएक्टेंट ले लो इसको R। ठीक है, अब ये रिएक्टेंट हमारा अगर रिएक्ट कर रहा है, आगे प्रोसीड कर रहा है, ठीक है, तो यहां पर ये एनर्जी हमारा क्या करेगा, बढ़ाएगा। रिएक्शन में एनर्जी बढ़ रही है तब ये ऊपर जा रहा है। अब यहां पर ये जो स्टेट कहलाएगी, ये वाली स्टेट, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट, जो अभी मैं समझाने बता रहा था जो। ठीक है, यहां पर बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इस पोजीशन पे। अब यहां पर कुछ इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, ये हमारा दूसरा ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है और यहां पे प्रोडक्ट की जो एनर्जी होती है वो आपको पता है रिएक्टेंट से कम होती है प्रोडक्ट की एनर्जी। तो रिएक्टेंट से कम है इस प्रोडक्ट की एनर्जी। इतनी सी बात समझ में आई, ये एनर्जी वाला ग्राफ है। ठीक है, ये हमारी रिएक्शन प्रोसीड हो रही। क्लियर, तो यहां पर ये हमारी ट्रांजिशन स्टेट दूसरी बनी, ये हमारी ट्रांजिशन स्टेट क्या बनी, दूसरी। क्लियर हो रही बात करी। यहां पर दो ट्रांजिशन स्टेट जब बनती हैं तो उसके बीच में बनता है ये हमारा प्रोडक्ट इंटरमीडिएट। क्या बन जाता है ये, इंटरमीडिएट। क्लियर, अब इंटरमीडिएट डिपेंड करता है, वो हमारे रिएक्टेंट से ज्यादा स्टेबलाइज भी हो सकता है और कम स्टेबलाइज भी हो सकता है। अब स्टेबिलिटी डिपेंड करती है एनर्जी पे, तो अब इसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा है रिएक्टेंट के कंपेयर में, तो ये हमारा कम स्टेबल है रिएक्टेंट के कंपैरिजन में। समझ में आ रही बात की नहीं? तो यहां पर इस तरीके से देख सकते हैं एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट में ये ग्राफ कि दो ट्रांजिशन स्टेट के बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है। ये हमारी यहां तक जो पोजीशन बन जाती है ये हमारी कौन सी बनती है, क्योंकि ये
एक देखो, एक ये स्टेप हो गया, एक ये स्टेप हो गया, तो ये मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है। कैसी होती है? मल्टी स्टेप रिएक्शन, जहां बात करते हैं SN1 में। और SN2 हमारी सिंपल, एक हमारी ट्रांजिशन स्टेट बनी, वन स्टेप रिएक्शन होती है, दैट्स इट। क्योंकि इंटरमीडिएट यहां पर जो बनता है वो एज अ प्रोडक्ट काम करता है। क्लियर हो रही बात की नहीं? उसको फटाफट नोट कर सकते हो। फिर हम बढ़ते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन पे। किस पे बढ़ते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारा पहला पार्ट हो चुका है। हम देखते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में, एलिमिनेशन रिएक्शन बेसिकली क्या होती है, मैंने आपको क्या बताया था एलिमिनेशन रिएक्शन, कि हमारा दो सिंगल बॉन्ड टूटे, है ना, ब्रेकिंग ऑफ टू बॉन्ड्स एंड मेकिंग ऑफ वन डबल बॉन्ड, है ना। दो सिंगल बॉन्ड टूट रहे हैं, दो सिंगल बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और एक डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो इसको हम एलिमिनेशन रिएक्शन बोल देते हैं। देखो एक एग्जांपल के तहत हम समझते हैं, जैसे हमारा कुछ इस तरीके से है, ठीक है, यहां पर ये हैलोजन है, ठीक है, यहां पर कुछ इस तरीके से बना हुआ है, यहां पर हम मान ले रहे हैं हाइड्रोजन, क्या है? हाइड्रोजन। ये हमारा इससे जुड़ा है, ये अल्फा कार्बन, ये हमारा बीटा कार्बन। ये जो हाइड्रोजन हो गया वो हमारा कैसा हो गया? बीटा हाइड्रोजन हो गया। इतनी सी बात आपको समझ में आई? अब यहां पर देखना, यहां पर हमने जैसे डाल दिया कोई बेस, ठीक है, कोई हमने बेस यहां पर डाल दिया। क्लियर हो रही बात की नहीं? हमने बेस डाल दिया, यहां पर जो ब्रेकिंग होगी, यहां पर ये जो स्ट्रांग होगा इसको तोड़ेगा, इसको ले जाएगा, एच को इसको ले जाएगा, इस पे आ जाएगा क्या? नेगेटिव, नेगेटिव आ जाएगा, ये हमारा अपने आप इसको तोड़ेगा। क्लियर? तो यहां पर दो बॉन्ड टूट रहे हैं, ये सिंगल वाले, ठीक है। अब ये टूटेगा, यहां पर जैसे X नेगेटिव टूटा तो X प्लस आ गया, इसको समझ सकते हो, यहां पे प्लस आ गया, यहां पर H प्लस निकलेगा तो ये नेगेटिव आ गया, प्लस और नेगेटिव क्या बना लेगा? बॉन्ड बना लेगा, कुछ इस तरीके से सिस्टम बन जाएगा। क्लियर हो रही बात की नहीं? ये हमने बहुत सिंपल तरीके से आपको समझा दिया, जिस बेसिस पे हमने 12th को समझते हैं। यहाँ कोई मैकेनिज्म नहीं बता रहे हैं, ठीक है। सिंपल सा, यहाँ X नेगेटिव निकलेगा, यहाँ H प्लस निकलेगा, HX हमारा निकल गया, HX को हम निकाल दो, इस तरीके से समझ लो, आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो HX आपको निकल गया और ये हमारा प्लस और ये हमारा माइनस आ गया, है ना, ये हमारा माइनस, ये हमारा प्लस आ गया और ये डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया। इतनी सी बात आपको समझ में आई? अब देखो एक हम एग्जाम्पल देखते हैं 2-ब्रोमोपेंटेन का। 2-ब्रोमोपेंटेन का एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पर हमें देखते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट, कभी कभी एलिमिनेशन रिएक्शन में दो प्रोडक्ट बन जाते हैं, तो कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है, यहां पर समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं 2-ब्रोमोपेंटेन का। अब 2-ब्रोमोपेंटेन का एग्जाम्पल लेते हैं, उससे हम चीजें करते हैं। देखो इधर पे, जैसे हमारा बन गया ये इस तरीके से हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहां पे लगा है ब्रोमीन, क्या लगा है? ब्रोमीन। अब यहां पर देखना ध्यान से, यहां पर हमने ले लिया बेस, क्या ले लिया? बेस। क्लियर? अब यहां पर ये हमारा CH3 है और ये हमारा क्या है? CH2 है, ये हमारा क्या है? CH2। क्लियर? अब जो HX है, मतलब जो H है, वो यहां से भी निकल सकता है ना, ये यहां से भी हाइड्रोजन एक निकल सकता है। क्लियर? और यहां से भी एक हाइड्रोजन निकल सकता है, सॉरी ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ये निकल सकता है। तो यहां से हाइड्रोजन निकला, यहां से Br निकला, यहां पे डबल बॉन्ड बन सकता है, एक तो चांसेस ये हैं, तो इसके दो प्रोडक्ट बनेंगे। क्लियर है रही बात की नहीं? अगर यहां से निकला ये इस वाले से, तो इस वाला सा प्रोडक्ट हम देखते हैं, ये वाला हमने A मान लिया, तो यहां से ये निकला और यहां से ये निकला, तो यहां पे जो डबल बॉन्ड बना, देखना है यहां पर ध्यान से, बस आपको देखना है ध्यान से। तो यहां पर H निकला, यहां पे Br निकला, यहां पे डबल बॉन्ड बना, मतलब यहां पे डबल बॉन्ड बना। क्लियर है रही बात समझ में? इतनी सी बात समझ में आई? दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? एक H यहां से निकला और एक Br यहां से निकला, मतलब जो डबल बॉन्ड बन रहा है वो इन दोनों कार्बन के बीच में बन रहा, मतलब ये दो पहाड़ है हमारे, ठीक है। तो यहां पर डबल बॉन्ड बन रहा है, कहां पर? यहां पर। क्लियर है? या फिर यहां बनेगा या फिर यहां बनेगा। समझ में आ रही बात? अब इन दोनों प्रोडक्ट से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, कौन सा ज्यादा स्टेबल हमें ये देखना है। अब देखो यहां पर जो एलिमिनेशन हुई है, मतलब दो सिंगल बॉन्ड टूटे एक डबल बॉन्ड बना, यहां पर दो सिंगल बॉन्ड टूटे एक डबल बॉन्ड बना। अब यहां पर इन दोनों प्रोडक्ट में स्टेबल कौन ज्यादा है, यहां पर देखो, यहां पर देखो, ये हमारी अल्कीन हो गई, ये हमारी क्या हो गई? एल्कीन। अब यहां पर जो बना है, यहां पर जो हाइड्रोजन आएंगे, ये हमारे दो हाइड्रोजन आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि अल्कीन ये है, यहां से आपने प्रोडक्ट देखे होंगे
ये अल्कीन है, यहां से जितने भी कार्बन जुड़े होते हैं ये अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं, है ना, अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। यहां पर जैसे हमने बात की, यहां पर 3 3 3, यहां पर 12 अल्फा हाइड्रोजन है। ये तो हमारे कार्बन, इससे जुड़े जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन, और इससे जुड़े हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, ठीक है। तो यहां पर 2 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं, कितने, 2। यहां पर देखो कितने आ रहे हैं, ये एक हमारे 3 हो गए, ठीक है, और यहां पर ये 2 आ रहे हैं, है ना, यहां पर ये 2 अल्फा हाइड्रोजन ये और 3 ये, मतलब 5। यहां पे ज्यादा स्टेबिलिटी, क्योंकि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। मोर अल्फा हाइड्रोजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोर स्टेबिलिटी। क्लियर हो रही बात की नहीं? इतनी बात समझ में आई? ये आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा ही होगा 11th में, ठीक है, हाइपर कंजुगेशन में। अब देखो यहां पर, तो यहां पर ये ज्यादा स्टेबल, ये पता कितना बनता है, 89%, 89% बनता है। ये बनता है कितना हमारा, ये हमारा 81%, और ये हमारा 19%, कितना, 19%। क्लियर, ये 19%, ये 81%। तो इसको हम इस तरीके देख सकते हैं, ये 80%, ये 20% हमारा बनता है। तो यहां पर जितनी जिसकी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है वो ज्यादा प्रोडक्ट हमारा बनाता है। क्लियर हो रही बात की नहीं? तो ये था हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट। इतनी सी बात आपको समझ में आई? क्लियर हुई इतनी सी बात? अब देखो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, ये हमें समझ में आ गई एलिमिनेशन रिएक्शन हमारी होती क्या है और कैसे हमें इसको देखना है स्टेबिलिटी के हिसाब से। हम और भी देख सकते हैं, और भी रिएक्शन देख सकते हैं। देखो इस तरीके से देख लो, और भी अगर प्रोडक्ट आपको देखना है तो देख लो। हमने जैसे बात कर ली, यहां पर देख लो, तो यहां पर Cl है। तो अब सिंपल है, आपको ये समझना है कि यहां से हाइड्रोजन निकलेगा या फिर यहां से हाइड्रोजन निकलेगा। तो यहां पर अगर आप देखोगे, जहां बीच में आ रहा है डबल बॉन्ड, क्योंकि टर्मिनेशन में अगर डबल बॉन्ड आएगा तो वहां पर वो प्रोडक्ट हमारा कम निकलेगा, कम बनेगा अकॉर्डिंग टू सेट। क्लियर? तो ये आपको देखना है। समझ में आ रही बात कि नहीं? अकॉर्डिंग टू सेट, ये सारी चीज आपने 11th में पढ़ी होगी ऑर्गेनिक में, तो वो चीज हम नहीं बता सकते। अब यहां पर वो आपको देखना है, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, दैट्स इट, और कुछ नहीं देखना है आपको यहाँ पर, ठीक है। तो नोट कर सकते हो यहाँ पर, ये अगर हम बेस डाल दें, बेस डाल दिए तो हम यहां पर 2 टाइप के प्रोडक्ट बना सकते हैं। 3 पहाड़ है, 3 पहाड़ में एक तो एल्कीन ये वाली आ सकती है, यहां पर ये हाइड्रोजन हटा लो, एक तो हमारी ये वाली आ सकती है। 3 पहाड़ बना दो और यहां पर एल्कीन आ सकती है, ठीक है। तो आप देखते ही पता कर लोगे, यहां पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है और कुछ नहीं जुड़ा है, यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन और यहां पे 2 अल्फा हाइड्रोजन, ये 5 बन रहे हैं, तो यहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा है। क्लियर? सिंपल आपको देखना है, ये हमारा प्रोडक्ट मेजर बनेगा, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, और ये हमारा माइनर प्रोडक्ट, ये हमारा माइनर प्रोडक्ट, दैट्स इट, और कुछ नहीं देखना होता है, ठीक है। क्योंकि जितनी ज्यादा जिसकी स्टेबिलिटी होती है उतना वो प्रोडक्ट बनता है। इसको नोट कर सकते हो फटाफट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। जब हम एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं, जो हमने एलिमिनेशन रिएक्शन देखी, तो एलिमिनेशन रिएक्शन की जब हम बात करते हैं तो कुछ हमारा इस टाइप का एग्जाम्पल हमारा आता है नजर, ठीक है। तो यहां पर ये हाइड्रोजन है, तो यहां पर ये बेसिकली देखा गया अकॉर्डिंग टू सेटजेफ, बेसिकली इसको जेटसेफ पढ़ते थे लेकिन इसको प्रोनाउंस सेटजेफ करते हैं। तो सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग ये है, सेटजेफ ने ये बोला था कि ये हमारे रशियन केमिस्ट है, ये उन्होंने ये बोला था कि अगर जो हमारा डबल बॉन्ड बना, अल्कीन हमारा बना, तो अल्कीन जो बनेगा हमारा, क्योंकि डीहाइड्रो, यहां पर देखो कौन सी रिएक्शन हो रही है, हेलोजन निकल रहा है और हाइड्रोजन निकल रहा है, तो इसको बोलते हैं डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। क्या बोलते हैं? डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। क्लियर? समझ में आ रही बात की नहीं? मतलब हाइड्रोजन भी निकल रहा है और हेलोजन भी निकल रहा है, तो उसको बोलते हैं डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। अगर केवल हेलोजन निकल रहे हैं, 2 हेलोजन हैं, दोनों हेलोजन निकल रहे हैं, वो भी एलिमिनेशन रिएक्शन में आ जाता है, तो उसको बोलते हैं डीहेलोजिनेशन। क्या बोलते हैं? डीहेलोजिनेशन, ठीक है। हम जब वाटर निकलता है हम उसको बोलते हैं डीहाइड्रेशन। क्या बोलते हैं? डीहाइड्रेशन। तो इसी तरीके से यहां पर डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। तो जब ये निकल रहा है तो हमारी ये निकल गया और हमारी अल्कीन बनी। क्या बनी? अल्कीन, हमारी ये बनी अल्कीन, ठीक है। तो यहां पर ये देखा जाएगा, अगर हम यहां पर बात कर ले तो यहां पर हम ये देखेंगे, ये हमारा बन गया। तो यहां पर हम ये देखेंगे कि यहां पर जैसे हमारा बोल दिया CH3 है, यहां पर ये H, यहां पर ये CH3 है, यहां पर ये हमने बोल दिया CH3 है।
अब देखो हमने अभी यहाँ पर कोई ग्रुप जोड़े नहीं है, अभी ये दो दो खाली है, ठीक है। तो अब देखना हम यहाँ पर जो सेटजेफ के हिसाब से हम बता रहे हैं, सेटजेफ ने बोला क्या कि यहाँ पर ये CH3 ले लिया, यहाँ पर ये CH3 ले लिया, यहाँ पर H ले लिया और यहाँ पर H ले लिया, ठीक है। अब देखना यहाँ पर हमने एक पहला बना दिया, ये दूसरा बना दिया, यहां से आप क्लियर कर लोगे। तो अब सेटजेफ ने क्या क्या बोला वो हम देखते हैं। ये CH3 यहां पर H, यहां पर H और यहां पर H, इतना मान लिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अभी एक हो गया, दो हो गए और तीन हो गए। हम चार वाला और देख लेते हैं, ये तीन हो गया, चार वाला और देख लो। अब यहां पर भी CH3, यहां पर भी CH3, यहां पर भी CH3 और यहां पर भी CH3। तो सेटजेफ ने जो बोला कि जो डबल बॉन्ड है, एल्कीन है, उसके चारों तरफ अगर जो अगल बगल हम देखेंगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप जुड़े हैं, है ना, मिथाइल हो, इथाइल हो, प्रोपाइल हो, कुछ भी हो, जितने ज्यादा एल्किल ग्रुप जुड़ेंगे उतनी ज्यादा उसकी लगभग स्टेबिलिटी हो जाती है। लेकिन इसको और क्लियरिटी के साथ अगर देखें तो यहां पर देखो एल्किल ग्रुप जुड़े हैं, मतलब ये हमारा अल्फा हाइड्रोजन है, ये हमारा पूरा ग्रुप है, इससे जुड़ा अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहां पर 3 3 6 3 9 अल्फा हाइड्रोजन है अगर हम अल्फा हाइड्रोजन के हिसाब से देखें। लेकिन सेटजेफ ने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू एल्किल ग्रुप देखें। तो चलो 3 एल्किल ग्रुप, यहाँ पे 2 एल्किल ग्रुप, यहाँ पे 1 एल्किल ग्रुप, यहाँ पे 4 एल्किल ग्रुप। ऑब्वियस सबसे ज्यादा तो ये स्टेबल होगा। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो यहां पर 4th सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेटजेफ। फिर हमारा 3 वाला मतलब पहला स्टेबल होगा, फिर हमारा 2 वाला मतलब दूसरा स्टेबल होगा, फिर हमारा 3rd वाला स्टेबल होगा क्योंकि इसमें एक ही है, ठीक है। अब हम अल्फा हाइड्रोजन के हिसाब से देखें, यहां पर 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर कितने हैं 6 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। यहां पर कितने हैं 3 अल्फा हाइड्रोजन, और यहां पर कितने हैं 12 अल्फा हाइड्रोजन, कितने 12 अल्फा हाइड्रोजन। तो हम 12 सबसे ज्यादा होगा, तो ये 12 चौथा वाला हो गया, फिर 9 मतलब पहला वाला हो गया, फिर हमारा 6 मतलब दूसरा वाला हो गया, फिर हमारा तीसरा वाला। तो हम चाहे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के हिसाब से भी निकाल लें, चाहे फिर नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप के भी हिसाब से निकाल लें, लेकिन बेसिकली आपको जब निकालना है वो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के हिसाब से निकालोगे तो दिक्कत कहीं नहीं आएगी, ठीक है, फिर दिक्कत कहीं नहीं आएगी। यहां पर ये चीज देख लेना, ठीक है। तो नोट कर सकते हो आप ये सारी चीजें, फिर हम आगे बढ़ते हैं।